Hello students, welcome to online Guruji classes. My name is Brajmohan जोशी। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप जो लेक्चर है इसके डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। आपको जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, सबके फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो स्टैटिक जीके में इंडियन पॉलिटी जो चल रही है उसकी लेक्चर सीरीज़ का ये 6th लेक्चर है। और इससे पहले लेक्चर में कल मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर समझाया था, यानी कि संविधान में संशोधन कैसे होता है। तो वहाँ पर हमने आर्टिकल 368 पढ़ा और उसको बहुत बारीकी से हमने जाना। तो अब मैं इस लेक्चर के लास्ट में आर्टिकल 368 से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उनको जानने के लिए आप लेक्चर में बने रहिए। और उसके अलावा हमने कल जो 368 पढ़ा था, तो 368 में मैंने आपको बताया था कि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए 368 के प्रोसीजर को फॉलो करना नहीं पड़ता है, और उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना बोलकर कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह का करेक्शन, ऑल्टरेशन, यानी एक तरह से हम लोग जैसे उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको हम लोग बोलेंगे अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा टेक्निकल है। कहने का मतलब ये है कि हम इसमें करते कुछ और हैं, लेकिन उसकी वजह से हमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। अगर कोई नया राज्य बनना है, यानी कि इफ़ यू नो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू क्रिएट अ न्यू स्टेट, एक नया राज्य बनाना है, तो अब क्या होगा, जो राज्य बनाने की जो प्रक्रिया होती है, स्टेट बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास किया जाता है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक वो सारे प्रोविजंस उसके अंदर हैं। अब जब राज्य बनेगा तो वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होगा, ठीक है ना। अब वो जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके तेलंगाना बनाया गया। क्लियर है कि नहीं। अब तेलंगाना बन गया तो उसके लिए आर्टिकल 368 लाने की तो ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन तेलंगाना की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कहाँ कहाँ पे आए, ठीक है ना। एक तो शेड्यूल 1 अनुसूची 1 में चेंज आया, जहाँ पर तेलंगाना का नाम लिखना पड़ा। क्लियर। उसके बाद शेड्यूल 4 में चेंज आया, जहाँ पर राज्यसभा की सीटें होती हैं, वहाँ पर तेलंगाना का नाम लिखना पड़ा। तो हमने 368 से अमेंडमेंट तो किया नहीं, सिंपल हमने स्टेट बनाया नया तेलंगाना। बट तेलंगाना की बनने की वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन में करेक्शन करनी पड़ी या रिवीजन करनी पड़ी, तो उनको हम लोग अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऐसे अमेंडमेंट बोलते हैं जो आर्टिकल 368 से बाहर होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो टर्म यूज़ करूँगा वो अमेंडमेंट वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं रिवीजन, करेक्शन या अल्ट्रेशन वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि अमेंडमेंट तो 368 के अंदर ही होता है। लेकिन एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से पूछ सकता है कि कौन कौन से 368 के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए ये लेक्चर मैंने सेपरेट रखा है, तो उसको समझिए। और जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब इन सारे केसेस को पढ़ लेंगे, तो लास्ट में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ आर्टिकल 368 से रिलेटेड, जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं जनरली, या तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, स्पेशली जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं 368 से बाहर। तो 368 से बाहर मैंने आपको बताया सिंपल मेजॉरिटी से वो अमेंडमेंट पास होते हैं, जहाँ पर आपको आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए मैंने इसको आउटसाइड 368 लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। बहुत ध्यान से सुनिए, कोई भी नया राज्य भारत में अगर शामिल हो रहा हो, अब देखिए नया राज्य 2 तरीके से हो सकता है। या तो आप पुराने राज्य को डिवाइड करके नया राज्य बनाएं, जैसे उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके उत्तराखंड बना, और आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके तेलंगाना बना, बिहार को डिवाइड करके आपका झारखंड बना, मध्य प्रदेश को डिवाइड करके छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। तो एक तो या तो राज्य, बड़े राज्य से छोटा राज्य आप बनाइए, ठीक है ना, या फिर कोई नया राज्य भारत में शामिल हो। तो ये वाला जो प्रोसीजर है, पहला वाला जो है, ये एडमिशन के लिए है। तो इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सिक्किम। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो सिक्किम इंडियन स्टेट नहीं था, वहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी थी। तो पहले वो प्रोटेक्टरेट बना और फिर एक पूर्ण रूप से फुली फ्लेजेड स्टेट बना। तो एडमिशन के लिए याद रखना, जब भी कोई नया टेरिटरी इंडियन यूनियन में जुड़ेगा
तो आपको 368 लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर भारत की कोई टेरिटरी आप किसी विदेशी मुल्क को दे रहे हो तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी तरह का समझौता हो, लेकिन अमेंडमेंट लाना पड़ता है। तो इसका मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो बता सकता हूं वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2014 में, वो इसका एग्जाम्पल है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आ रही है कोई टेरिटरी हमारे उसमें तो हमको संविधान में 368 लाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर कोई जा रही है, कुछ हम दे रहे हैं, तो तब संविधान में संशोधन लाने की ज़रूरत है। तो वो एक केस यहां पर क्लियर हो गया, तो याद रखना इसको, ठीक है ना। उसके बाद जो मैंने दूसरा केस बताया, नया स्टेट बनाना, स्टेट के एरिया को चेंज करना या नाम को चेंज करना, तो ये वाला केस कब एप्लीकेबल होगा, जब हम एग्जिस्टिंग स्टेट्स की ही बात करेंगे। जो पहले से स्टेट्स हैं उनको काटकर जब हम लोग राज्य बना रहे हैं या उनके एरिया को चेंज कर रहे हैं या नाम को चेंज कर रहे हैं, तब भी आपको 368 लाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से ये हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से लेकर 4 पूरा का पूरा इन्हीं आर्टिकल से डील करता है। तो जब हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ेंगे तब आपको ये समझाएंगे, और तब मैं आपको सिक्किम वाला केस भी बताऊंगा, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी बताऊंगा। तीसरा है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी विधान परिषद होती है, यानी कि वहाँ पर 2 हाउस होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। उसी तरह से आप देख लीजिए महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बनाने की अलग प्रक्रिया संविधान के भाग 6 में है, वो भी पार्लियामेंट ही बनाती है, उसको बनाती भी पार्लियामेंट है, खत्म भी पार्लियामेंट करती है, और सिंपल मेजॉरिटी से वो होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपको 368 आर्टिकल के अंदर बिल लाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड शेड्यूल, इसके अंदर आपकी सैलरीज वगैरह आती हैं अलग अलग उनकी, प्रेसिडेंट और ये सब, ठीक है ना। तो वहाँ पर अगर सैलरी में रिवाइज कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है। कोरम, कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो पार्लियामेंट या किसी भी लेजिस्लेचर में बैठते हैं जिससे कि कार्रवाई शुरू हो। जनरली ये है 1/10। कोरम को इतना समझ लीजिए, मान लीजिए मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, अब 50 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे आए तो क्या मैं क्लास शुरू करूँगा? बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो मैंने एक लिमिट मान ली कि 50 में से अगर कम से कम 10 बच्चे आते हैं या कम से कम 20 बच्चे आते हैं तो तभी क्लास शुरू होगी। तो कोरम बिल्कुल वैसे ही है। पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितनी भी टोटल वहाँ की स्ट्रेंथ है, जब उसके 1/10 लोग आते हैं, मान लीजिए अगर 100 है, अगर 10 लोग आए हैं तभी पार्लियामेंट की या लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग शुरू होगी, तो उसको हम लोग कोरम बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोरम जो है अभी वर्तमान में 1/10 है, इसको घटाया या बढ़ाया जब भी जाता है तो आपको 368 लाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज के लिए भी 368 लाने की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट के जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए भी 368 लाने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं संसद उसके सदस्यों के और उनकी कमेटियों के, ये जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे विशेषाधिकार। तो उस विशेषाधिकार के अंदर क्या आता है, उनको एक्स्ट्रा फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। पार्लियामेंट के अंदर जो भी उनके द्वारा काम किए जाते हैं उनको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब संसदीय विशेषाधिकार होते हैं जिनके लिए आपको 368 लाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को बदलना है तब तो आपको 368 लाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजों को बढ़ाना है, ये सामान्य एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। जैसे कि मान लीजिए एट प्रेजेंट आपके सपोज 31 जजेस हैं, ठीक है ना, या आपने उसको 35 करना है, 40 करना है। क्लियर है? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आज भी उसमें चीफ जस्टिस प्लस 9 अदर जजेस लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो अगर हम उसको 368 से लेके आते तो बार बार रिवाइज करना पड़ता, 9 के बदले 10, 11, हर बार हमें संविधान में संशोधन करना पड़ता। तो अभी वो वहीं पर वैसे ही लिखा हुआ है, 9 ही लिखा हुआ है, वो मिनिमम है उतनी। तो उसके बाद जितने भी जज बढ़ते हैं उसके लिए आपको 368 लाने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज इन ज्यूरिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज यानी कि न्याय क्षेत्र को, ज्यूरिसडिक्शन को, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को, न्याय क्षेत्र यानी कि कहाँ पर कोर्ट की पावर है कि वो जो सब्जेक्ट है वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में आ सकता है, मतलब कहाँ कहाँ पर न्यायालय अपना न्याय दे सकता है, मतलब किन किन एरियाज को वो कवर कर सकता है। अगर उसको बढ़ाना हो तो 368 की जरूरत पड़ती है लाने के लिए। हाँ, अगर कम करना होगा तो फिर आपको अगर उसको बढ़ाना होगा तो 368 की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर डिक्रीज करना होगा, कम करना होगा,
तो फिर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, उस केस में आपको 368 लाना पड़ेगा। तो देखिए मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ और बहुत बारीक चीज़ें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे 3-4 बार तभी समझ में आएगा, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्लियर है कि नहीं? अभी हिंदी है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, कुछ और करना है तो 368 लाने की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप नागरिकता के लिए, ठीक है ना, नागरिकता अभी आपने सुना होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी CAA NRC बहुत न्यूज़ में रहा था, तो वो पार्लियामेंट करती है, सिंपल मेजोरिटी से करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 368 लाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट, अगर पार्लियामेंट और स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर अगर आपने उस प्रोसीजर को कुछ वो करना है कि क्या प्रक्रिया होगी, तो उसके लिए भी आपको 368 लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया हमारे संविधान में पार्लियामेंट और स्टेट की प्रक्रिया अभी तक संविधान के अंदर वर्णित नहीं है, इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। प्रक्रिया सिर्फ किसके लिए है? राज्यसभा के मेंबर्स के लिए है, प्रेसिडेंट के लिए है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, तो उनके लिए तो आपको 368 लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने एज, जो वोटिंग एज है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो फिर क्या होगा? अगर एज, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, अगर एज को इंक्रीज डिक्रीज करना होगा तो तब आपको 368 लाना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क है यहाँ पर कि पहले जो वोटिंग की एज थी वो 21 साल थी, 21 साल से उसको 18 साल कर दिया गया, तो कौन से संवैधानिक संशोधन यानी कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और किस ईयर में किया गया, आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्शन का जो तरीका है, जो मेथड है, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही लिखा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से इलेक्शन होंगे, ठीक है ना, वयस्क मताधिकार। लेकिन वो वोटिंग का तरीका क्या होगा, उसका मैनर क्या होगा, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है ना, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसके लिए एक अलग कानून है, वहाँ पर इसको दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, इलेक्शन अगर पार्लियामेंट और स्टेट के इलेक्शन होंगे तो 368 नहीं आएगा, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रक्रिया होगी, राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन की प्रक्रिया होगी, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रक्रिया होगी, तो आपको 368 लाना ही लाना पड़ेगा। उसके बाद यूनियन टेरिटरी, अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, तो संविधान में किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया, सिंपल पार्लियामेंट ने उसको पास किया। हाँ, इसकी वजह से संविधान में संशोधन जरूर हो जाएगा, क्योंकि नई यूनियन टेरिटरीज बन गई, तो हमारे संविधान की जो अनुसूची 1 है, शेड्यूल 1, उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम है, तो वहाँ पर 2 नाम और जुड़ जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का जो क्षेत्र है, आपने उसको, उसके एरिया को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, या उस सीट को SC सीट में कन्वर्ट करना है या जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको संविधान में संशोधन लाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाता है वो। और ये 5th और 6th शेड्यूल, ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, 5वीं और 6ठी अनुसूची, तो इनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें आपको तब भी 368 लाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। हाँ, 7th शेड्यूल में ज़रूरत पड़ती है, 8th शेड्यूल में आपको ज़रूरत पड़ेगी, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर। 9th शेड्यूल में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 9th शेड्यूल के अंदर भी आप एक्ट जो डालते हैं वो हम लोग जब हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये देखिए 5वीं और 6ठी अनुसूची में अगर आप कोई भी संशोधन कर रहे हैं तो आपको 368 लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने फटाफट बता दी है, एक बार फटाफट मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट क्लियर हो गया, फॉर्मेशन क्लियर हो गया, अबॉलिशन 2nd शेड्यूल, कोरम, सैलरी, रूल एंड प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, नंबर ऑफ जजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप, इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, डिलिमिटेशन। और जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई है, पहली बात यहाँ पर बताई कि भारत में कोई राज्य शामिल होगा तो 368 की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर भारत किसी राज्य, किसी दूसरे देश को अपनी टेरिटरी देगा तो तब आपको 368 लाने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरह से मैंने बताया यहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, क्लियर है कि नहीं है, उसको अगर आपने बढ़ाना है, यानी कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट को देनी है, तो 368 लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कम कर रहे हो तो 368 तो छोड़िए, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप, इलेक्शन, याद रखिए इलेक्शन का जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट और स्टेट्स में, उसके लिए आपको 368 लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो तो लाने की जरूरत पड़ेगी, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन हो तो लाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इलेक्शन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जैसे कि मैंने एज बताया आपको, ठीक है ना, तो उसके लिए फिर संवैधानिक संशोधन लाना पड़ता है। बाकी आपका क्लियर हो गया, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, तो इनको जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। और अब
कुछ इम्पोर्टेंट फंडे आपको देने का वक्त आ गया है लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था। क्लियर? देखिए अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट यहाँ पर वो हैं। अब आप देखिए जो आर्टिकल 368 है उसमें मैंने आपको बताया कि एक तो सिर्फ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है, एक पार्लियामेंट प्लस स्टेट्स करते हैं। तो ध्यान रखना स्टेट्स, जब भी हम स्टेट्स पढ़ेंगे, जैसे हम राष्ट्रपति के चुनाव में स्टेट पढ़ेंगे तो यहां पर दिल्ली और पौंडीचेरी, जिसको पुदुचेरी बोलते हैं, वो शामिल होते हैं। किसके लिए होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राज्यसभा के चुनाव के लिए। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आएगी तो स्टेट्स की कैटेगरी में आप यहां पर दिल्ली और पौंडीचेरी को नहीं रखेंगे। नो दिल्ली, नो पौंडीचेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो आपसे, क्योंकि जनरली नोशन क्या बन जाता है कि भैया जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है तो दिल्ली और पौंडीचेरी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब राज्यसभा के इलेक्शन की बारी आ रही है, राज्यसभा में सीटों की बारी आ रही है तो दिल्ली और पौंडीचेरी की भी राज्यसभा में सीटें हैं। लेकिन जब संविधान में संशोधन की बारी आती है तो आप देखिए उसके अंदर स्टेट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, यूनियन टेरिटरीज नहीं करती हैं। तो एक तो लॉजिक ये हो गया कि दिल्ली और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरीज हैं तो वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन फिर जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग स्टेट्स की बात करते हैं तो दिल्ली और पौंडीचेरी को वहाँ पे लेते हैं क्योंकि वहाँ की अपनी विधानसभा होती है। तो इस केस में दिल्ली और पौंडीचेरी नहीं आएंगे। ये पहला पॉइंट है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 था, उसके द्वारा जो प्रेसिडेंट है ही इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे अपनी सहमति देगा ही देगा। ना तो वो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए, ना ही वो उसको विथहोल्ड कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर भी टाइम मेंशन नहीं है कि कितने टाइम में वो अपनी सहमति देगा, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। तो ये है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके ऊपर आप सोचिए जरा, और अगर आपको कुछ मिलता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, आपका जो होमवर्क है वो यही है कि 21 साल से 18 साल वोटिंग की एज कौन से अमेंडमेंट के द्वारा की गई। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब जो है हम लोग अगला जो लेक्चर लेके आएंगे अमेंडमेंट के बाद, अब कल हम लोग पार्ट 1 से शुरू करेंगे। तो पार्ट 1 में नेम ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आएगा, उसके बाद फिर हम लोग सिटीजनशिप की तरफ जाएंगे, और अब कंटिन्यूएशन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन करते रहेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। तो जो भी आपके सजेशंस हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।